नमस्कार दोस्तों। वनली पीसेस वन में आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र के सीरीज में आज हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान के प्रमुख भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां। इसमें क्या है कि सिर्फ रटना है और सीधे हम प्रश्नों पे आएंगे ताकि इससे पता चलेगा कि यूपी पीसीएस में क्या क्या पूछा गया है और कौन से प्रश्न का आने की संभावना ज़्यादा है। बार बार आयोग उसी को टारगेट करता है तो हम उसी को याद करेंगे, उतना ही ठीक है। उसी भाग को हम ध्यान देंगे, उसी अनुच्छेद को याद करेंगे, वही अनुसूची बार बार हम याद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 22 भागों में विभाजित किया गया है, ये आपको ध्यान देना है। वर्तमान में कुल कितने भाग हैं? 25। अगर जैसे होता नहीं है कि एक्स आई बी ए बी करके जो भाग दिया रहता है तो उसको काउंट करेंगे तो 25 पहुंच जाएगा। अगला क्रम बताना है आपको, क्रम में व्यवस्थित करना है। संविधान में उल्लिखित है, व्यवस्थित कीजिए। संघ उसका राज्य क्षेत्र है, मौलिक कर्तव्य है, नागरिकता है, डीपीएसपी है। तो आपको बताना है कि कौन से क्रम में लगेगा ये। 2022 का क्वेश्चन है आपका पीसीएस में, ठीक है। तो पहले आएगा संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र हो गया, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। फिर क्या आएगा? फिर आपका आएगा नागरिकता, भाग दो। फिर फिर आएगा आपका ये चौथा यानी डीपीएसपी। फिर आएगा आपका मौलिक कर्तव्य यानी 4A, भाग 4A। तो इसको आप क्रम में लगा लेंगे तो हो जाएगा 1 3 4 2। 1 3 4 2 जहां दिखेगा ऑप्शन आपका ए हो गया। अगला बताना है हमें कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो नागरिकता भाग 2 में आता है तो बिल्कुल सही। मौलिक अधिकार भाग 3 में आता है, ये भी बिल्कुल सही। मौलिक कर्तव्य भाग 4A में आता है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 नहीं दिया, ये रोमन अक्षर का है तो ये 6 है, ठीक है। ये 6 दिया है और राज्य क्या है? 6 में तो इसका जिक्र किया गया है। तो मौलिक कर्तव्य जो है ये 4A में है, रोमन अक्षर में 4A। तो आपको ध्यान देना है थोड़ा रोमन अक्षर भी। तो चौथा प्रश्न हमारा है कि भारतीय संविधान के भाग और उसके विषय के बारे में आपको सही युग्म सुमेलित नहीं है। तो आपको बताना है सही नहीं है कौन सा। तो भाग 4A में आपका मौलिक कर्तव्य के बारे में कहा गया है, भाग 6 में राज्यों के बारे में, और भाग ये 9 है। ये 9 नहीं है, आप लोग 9 समझ गए होंगे। तो ये 11 है रोमन अक्षर में। तो 11 में नगर पालिका का जिक्र नहीं किया गया है इसमें, बल्कि ये बताया गया है कि विधायी एवं प्रशासनिक संबंधों के बारे में बताया गया है। राज्य, संघ और राज्य के बीच संबंध, विधायी एवं प्रशासनिक संबंधों के बारे में भाग 11 में जिक्र किया गया है। और नगर पालिका का आपका भाग 9A में, भाग रोमन अक्षर में IXA रहेगा लिखा, ठीक है। ये ध्यान देना आपको, थोड़ा रोमन रोमन अक्षर पे भी पकड़ बनाइएगा, थोड़ा ध्यान देना है, मतलब बस पता तो होगा ही आप लोगों को। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो भाग 9 में। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा 24 अप्रैल 1993 से अतः स्थापित संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। चलिए आगे चलते हैं हम। अगला हमारा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में बताता है? तो आपको मैंने बताया था भाग 11 और अध्याय 1। अध्याय 1 में शुरू होता है अनुच्छेद 245 से लेकर 255 के बीच संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में बताता है, जबकि अध्याय 2 है जो वह अनुच्छेद 256 से 263 तक प्रशासनिक संबंधों के बारे में बताता है। अब आपको सुमेलित करना है। उपाधियों का अंत और संविधान का भाग बताए, विषय है और संविधान का भाग है। तो उपाधियों का अंत मूल अधिकार में है, ग्राम पंचायतों का गठन डीपीएसपी में है, 6 से 14 वर्ष तक के बालक को शिक्षा के अवसर प्रदान करना ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, यह संघ और राज्य उसका क्षेत्र के बारे में यहाँ आप मैच करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा बताना है आपको कि कौन सा सही युग्म सुमेलित है। तो दूसरे भाग में मौलिक कर्तव्य, गलत। तीसरा भाग नागरिकता को बताता है, बिल्कुल गलत। चौथा क्या दिया है कि भाग 4 का मौलिक कर्तव्य, बिल्कुल सही। संविधान का 5वां भाग राज्य के नीति यानी डीपीएसपी के बारे में है, बिल्कुल गलत। तो आपका चौथा सही है, मतलब ऑप्शन सी। आगे है प्रावधान दिया गया है और संविधान का भाग है, पूछा है कि सही सुमेलित नहीं है इसमें से। नागरिकता भाग 2 में है, संघ राज्य क्षेत्र भाग 7 में है, तो ये गलत है आपका क्योंकि भाग 8 में है। 7 को तो निश्चित कर दिया गया है, तो भाग 8 में है यानी ये। नगर पालिकाएं आपका सही है, 9A में है। निर्वाचन 15 भाग 15 में है। ये थोड़ा सा रोमन, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, वरना कंफ्यूज हो सकते हैं बाद में।
भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो भाग 15 में, अभी जस्ट बताया मैंने ऊपर। आगे देखते हैं, आपको सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। तो भारतीय संविधान का भाग IX, तो ये 9 है। ये आपका भारतीय संविधान का भाग 8 है। भारतीय संविधान का पहले ये देख लेते हैं, तब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये आपका 4A है, यानी 4A है। और ये आपका भारतीय संविधान का 9A है, यानी 9 का है जिसको पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब आते हैं, तो ये क्या है, आपका 9 है। 9 किस में आएगा? तो आपका पंचायत 1 का 3। भारतीय संविधान का भाग जो 8 है, यह संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में बताता है, तो आपका 1 हो गया। भारतीय संविधान का भाग क्या है? 4A है, तो आपका मूल कर्तव्य हो गया। भारतीय संविधान का भाग 9A क है, यानी 9A है, तो आपका नगर पालिका हो गया। समझ गए? बस यही ध्यान देना है, यही सब रट लेंगे तो यही क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाएगा, जान जाओ, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं इसमें कोई। अब आते हैं, हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है, मतलब बताना है कौन सुमेलित नहीं है आपका। राजभाषा बताना है आपका, भाग 17 में है, बिल्कुल सही। संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में है, बिल्कुल सही। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र जो है आपका 10 में है, ये भी सही। अधिकरण जो है आपका भाग बोल रहा है कि 11 में है, तो ये गलत है आपका, क्योंकि 11 में मैंने आपको बताया था कि संघ और राज्यों के बीच संबंध बता रहा है, ठीक है, के बीच संबंध है, विधायी एवं प्रशासनिक संबंध के बारे में बताया गया है। तो आपका जो अधिकरण है वह आपका 14A में है, अधिकरण जो है आपका XIVA में, ये आपको ध्यान देना है, ठीक। ये सब आप थोड़ा सा रट लेना, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आपका क्लियर रहेगा। अगला हमारा है कि कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है। फिर वही प्रश्न है आपका, तो पंचायत 9, नगर पालिका 9 का, सहकारी समिति 9 है, अधिकरण जो है अभी आप जस्ट बताए थे, ये गलत हो गया आपका। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये भी जान लीजिएगा कि 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा भारतीय संविधान का 9 ख जोड़ा गया था, जिसको हम सहकारी समिति बोलते हैं, ठीक है। और भाग 9 ख के प्रावधान अब केवल बहुराज्यीय सहकारी समितियों के संदर्भ में ही मान्य है, राज्य स्तरीय सहकारी समितियों के संदर्भ में नहीं, ये भी ध्यान देना आपको। और जबकि संविधान के भाग 10 के अंतर्गत अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र संबंधित प्रावधान है, और 14A जो है भाग 14 क है जो अधिकरणों की व्यवस्था है, उसमें अधिकरणों के बारे में बताया गया है भाग 14 क में, तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान किया गया है। तो पंचायती राज के बारे में बताया गया है, तो 9 में। चलिए, ये तो आपका भी वही है क्वेश्चन 9। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको बताना है कि सही सुमेलित नहीं है। तो मूल कर्तव्य आपका 4A में है, राज्य किस में है, तो 6 में, भाग 6 में। भारत का महान्यायवादी जो है वो आता है आपका भाग 5 में, भाग 5 में। ये है आपका भाग 13, जिसमें बताया गया है कि भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम संबंधित उपबंध किया गया है, समागम संबंधी उपबंध, ये आपको ध्यान देना है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जो है, ये आपका हो गया आपका भाग 14। चलिए आगे चलते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा है, फिर मिलान करना आपको। तो भारतीय संविधान का जो भाग आपका है 15 है, ये किसके बारे में है, तो निर्वाचन के बारे में है। भारतीय संविधान का जो भाग आपका 16 है, XVI, ये आपका प्रावधान करता है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में बताता है। भाग 16 क्या बताता है, तो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है। संविधान का जो भाग आपका है 17, XVII, ये थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। यही सब थोड़ा सा कॉमन चीजें हैं, नहीं तो वरना तो आप सही कर लेंगे। भाग देगा 17 तो तुरंत बता देंगे आप कि राजभाषा के बारे में बताया गया है। यही संविधान का भाग 18 है, 18 में क्या है, तो आपात उपबंध। ये चारों आपको याद कर लेना है अच्छे से, इंपॉर्टेंट। एक ये याद कर लो बढ़िया से, और एक इसको ध्यान से देख लो। अगर ये दोनों तैयार रहेगा तो आपको अगर मैच द फॉलोइंग पूछेगा या सुमेलित नहीं है या सुमेलित है, तो आप बता लेंगे, ठीक है। यही 2 इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। रोमन अक्षर भी लिखिएगा, भाग भी लिखिएगा, बाकी सब सही हो जाएगा आपका। भाग 16 में भी आप जस्ट पढ़े हैं, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला हमारा है कि भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। आपको बताना है कि नगर पालिकाओं की शक्तियां संविधान के भाग 9A में दी गई है, बिल्कुल सही। आपात उपबंध संविधान के भाग 18 में है, बिल्कुल सही। संविधान के संशोधन से संबंधित उपबंध संविधान के भाग 20 में है, बिल्कुल सही। तो आपका 1, 2, 3 सही है। तो हमारा इस प्रकार से जो संविधान के भाग दिए गए हैं वो हमारा पूरा हो चुका है। अगला हमारा टॉपिक रहेगा कि संविधान में अनुच्छेद। आज हम 2-3 टॉपिक कवर करेंगे। तो भाग में आपको मैंने बताया है कि बस ये तैयार कर लेना, अच्छे से लिख लेना कहीं, और ये लिख लेना
ताकि आपको रोमन अक्षर दे तो समझ में आ जाए, वरना लोग कन्फ्यूज होते हैं कि इसको क्या बोलेंगे और इसको, पता चला कि 4-6 में कन्फ्यूजन आ जाएगा, ठीक है? तो ये थोड़ा ध्यान देना, ये थोड़ा बेसिक होता है। क्या होता है कि एग्जाम प्रेशर में क्या होता है ना कि आप गलत करने के चांस ज़्यादा रहता है। पता है कि आप लोगों को रूम पे पता होगा, लेकिन एग्जाम हॉल में इतना प्रेशर रहता है कि आप हड़बड़ी में गलत मार देंगे। तो यहाँ आपको बारीकी ध्यान देना पड़ेगा। मैं फिर आपको मतलब थोड़ा-सा जागरूक कर रहा हूँ यहाँ पे, गलतियाँ होती हैं सबसे। अब आते हैं भारत में अनुच्छेद। अनुच्छेद को मैं क्या करूँगा, ये पढ़ूँगा नहीं। जो एग्ज़ाम में पूछा गया आयोग के द्वारा, चाहे वो बिहार में पूछा गया हो, चाहे यूपी पीसीएस में, उसी को हम तैयार कर लेंगे और वही हमारा अनुच्छेद हर एग्ज़ाम में आपसे घूम फिरा के पूछा जाएगा, ठीक है? तो अपना समय यहाँ पे हम इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा हम लोगों का। आप लोगों का भी समय ज़ाया नहीं किया जाएगा और हम भी नहीं करेंगे, ठीक है? तो वही पढ़ेंगे जो मतलब आयोग पूछता है और जो पूछा गया है। बार-बार यही पूछता है, ठीक है? तो चलिए हम अपना सीधे प्रश्नों पे चलते हैं। आपको खुद ही सब याद हो जाएँगे, ठीक है? बस देखते रहिए। भारतीय संविधान में है 400 से अधिक अनुच्छेद हो चुके हैं इस समय प्रेजेंट टाइम में, और वर्तमान में जब देखेंगे गणना के हिसाब से तो 471 31 जनवरी 2026 तक स्थिति के अनुसार आपका कितना हो चुका है। गणना की दृष्टि से अगर देखेंगे तो 471 अनुच्छेद हो चुके हैं, वैसे 400 अधिक। और मूल संविधान वैसे देखेंगे जैसे नॉर्मल तो आपका अभी भी 395 है। जैसे किताब हम देखेंगे तो भी 395 हमारा अनुच्छेद है, 22 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं। आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे, तो 395। ये आपको शब्द ध्यान देना पड़ेगा इसमें, ठीक है? आरंभ, वर्तमान, वर्तमान में कितना हो गए हैं, तो ये चीजें होता है। अधिकतम कितना हो गया है, तब ऐसे मारेंगे आप, ठीक है? तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगला प्रश्न हमारा है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। तो इसमें जो ऑप्शन दिया वो गलत दिया था, इसलिए तो आपको पता ही है गणना की दृष्टि से 471 और अनुसूचियां कितना हो चुका है, तो हमारा 12। आगे देखते हैं कि मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची हैं। ये आपको ध्यान देना सब। देखिए हम यही सिखा रहे हैं आपको कि मूल संविधान मतलब जब बना था तो क्या मारेंगे, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची था। वर्तमान में 12 हैं, लेकिन मूल संविधान जब आया था तब उस समय 8 ही अनुसूची थे। भारतीय संविधान में शामिल है 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 सूचियां, ठीक। चलो आगे चलते हैं। अब आपको बताना है कि मिलान करना है आपको, तो बताना है कि नए राज्यों का गठन, नागरिकता, मौलिक अधिकार, प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना। तो नए राज्यों का गठन जो किया गया है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत होता है। नागरिकता भारतीय संविधान का भाग 2 में है और मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का भाग 3 में है और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना अनुच्छेद 323 ए में है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 में है। आगे है कि राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान में के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो आपका आता है अनुच्छेद 117। 117 में प्रावधान है आपका कि अनुच्छेद 110 1 के उपखंड क से च में उल्लिखित कर संबंधी प्रावधान के बारे में बताया गया है। कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन जो है वह राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनः स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। तो आपका जो राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 117 में के अंतर्गत आता है। वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो 117। अभी हमने पढ़ा था, तो आर्टिकल 117 क्या है कि अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। और आर्टिकल जो 119 है वह संसद में वित्तीय कार्य संबंधित प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन के बारे में बताता है। और अनुच्छेद जो 121 है वह उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर निर्बंधन करता है कि इसके आचरण का जो है संबंध जो है वह संसद में चर्चा का रोक लगाता है। और अनुच्छेद 123 जो है संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। यानी अनुच्छेद 123 जो है संसद के विश्राम काल में या जैसे नहीं चल रहा हो संसद, तो उस समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया गया है किसको, तो राष्ट्रपति को। आगे हमारा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। अखिल भारतीय, ये ध्यान देना है कि अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान 312 में है। अब इसी जगह आप देख लीजिएगा कि अखिल भारतीय, ये नोट कर लीजिएगा, 312 कंफ्यूजन करता है 312 और 315 में, तो आगे वो भी जिक्र रहेगा जरूर। तो अगला प्रश्न हमारा है कि कौन सी जोड़ी जो है आपका सही सुमेलित है। सर्वोच्च न्यायालय भारत का अनुच्छेद 318 में नहीं, 324 में है। भारत का निर्वाचन आयोग 324 में है, बिल्कुल सही, ये आपका सही है। और ये जो सर्वोच्च न्यायालय का जो बात किया था तो 124 में आर्टिकल।
और 324 में किसका जिक्र है, तो भारत का निर्वाचन आयोग। संघीय लोक सेवा आयोग का जो है 322 में है, तो ये गलत। महाधिवक्ता 351, ये भी गलत। महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी प्रावधान 165 में है, और संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान करता है 315 में उल्लिखित है। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 315 में उल्लिखित है। ये आपको ध्यान देना है। और क्या ध्यान देना है, 318 के बारे में, लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति निहित है। किसके बारे में, तो लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों के बारे में नियम कानून बनाने की शक्ति निहित है। किसमें, किस आर्टिकल में, आर्टिकल 318 में। इसमें पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं, आपको बताना है। तो 39 से आपको पता है कि समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता के लिए है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में कहा गया है। और अनुच्छेद जो 44 है वह समान नागरिक संहिता का जिक्र किया गया है उसमें। और अनुच्छेद जो 48 है न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक जो है, ये आपका गलत है। ये बल्कि आपका किसमें, इसमें बल्कि क्या है, किसमें किया गया है, तो अनुच्छेद 50 में है ये। और 48 में क्या है, इसमें है कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित। अगला हमारा है संविधान का अनुच्छेद है और विषय है। तो आपको बताना है कि जो अनुच्छेद 124 है हमारा, वह किससे संबंधित है, तो संघीय न्यायपालिका से। आर्टिकल 124 किससे संबंधित है, तो संघीय न्यायपालिका। भाग 5 किससे है, तो नागरिकता से है। अनुच्छेद 352 है तो आपका राष्ट्रीय आपातकाल से है। और 245 जो है आपका, वह विधायी शक्तियों का वितरण के बारे में बताया गया है। आगे आपको बताना है, ये भी मिलान करना है। तो अनुच्छेद 14 के बारे में बताना है, तो समानता का अधिकार के बारे में है। अनुच्छेद जो 36 है नीति निर्देशक तत्वों के बारे में है। और आर्टिकल जो 74 है आपका, ये मंत्रिपरिषद के बारे में है। और अनुच्छेद जो 368 है वह संशोधन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। अगला हमारा है, ये भी मिलान करना है आपको। तो विधानतः नए राज्यों को शामिल करना, तो अनुच्छेद 2 के तहत किया जाता है। समता का अधिकार के बारे में किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो अनुच्छेद आपका 14 में। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण दिया गया है आपको, तो आर्टिकल 22 में। और राष्ट्रपति का जो विधेयक को अनुमति देने का अधिकार आपका अनुच्छेद 111 करता है। ये आपको ध्यान देना है। चलिए आगे चलते हैं हम। फिर दिया हमारा संविधान का अनुच्छेद और उसके अंतर्गत क्या शामिल है, मतलब किसके बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद जो 54 है, अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में है, बिल्कुल सही। अनुच्छेद 75 क्या है, तो ये है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में है। आर्टिकल जो 155 है हमारा, ये है राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में है, कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में है, कि राज्य विधानसभाओं की संरचना के बारे में है। तो ये है 155 हमारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में। अनुच्छेद जो 164 है हमारा, यह राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में बताता है हमारा। ठीक है, तो आगे बढ़े हम। अगला हमारा है अनुच्छेद और प्रावधान क्या क्या है। तो अनुच्छेद 61 के बारे में क्या बताया गया है, तो राष्ट्रपति का महाभियोग का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद जो 67 ख है वह किसके बारे में है, तो वह है हमारा उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 67 ख में। ये आपको याद करना है थोड़ा सा। और अनुच्छेद 94 किसके बारे में है, तो राज्यसभा के उपसभापति के बारे में जिक्र किया गया है, कि स्पीकर को हटाने के बारे में किया। भाई देखो, हम पढ़े थे कि अनुच्छेद 24 जो करंट में हमारा फरवरी का करंट जब देखेंगे तो उसमें जिक्र किया है, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था लोकसभा अध्यक्ष के हटाने के लिए। तो उसमें हमने बताया था कि अनुच्छेद 94 के तहत लाया जाता है। ठीक है, तो अनुच्छेद जो 94 है वो हमारा स्पीकर को हटाने के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद जो 90 है वह हमारा राज्यसभा के उपसभापति को हटाने की प्रक्रिया के बारे में है। तो ये आपको ध्यान देना है, अनुच्छेद 94 और अनुच्छेद 90 ये पूछे जाने की संभावना रहेगा, इसलिए कि ये चर्चा में रहा है। आगे हमारा है, ये भी मिलान करना है आपको। तो बताना है कि अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है, तो निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 315 ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपको घूम फिर के कहीं ना कहीं दिखेगा। 315 में तो आपका आ जाएगा लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 280 जो है वह हमारा वित्त आयोग के बारे में है। और अनुच्छेद 338 जो है वह राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में बताया गया है। अगला हमारा है, यह भी मिलान करना आपको। तो अनुच्छेद 323 ए के बारे में है, तो ये किसके बारे में है, तो प्रशासनिक अधिकरण के बारे में, अभी हमने जस्ट पढ़ा है। अनुच्छेद 324 के बारे में क्या है, तो निर्वाचन के बारे में है। अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 320, अनुच्छेद जो 330 है वह बताता है हमारा लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति व
अनुसूचित जनजाति सदस्यों का आरक्षण के बारे में है। और जबकि अनुच्छेद 320 ये लोक सेवा आयोग के कार्य के बारे में बताया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए, दो ठो मिला है ना, वित्त आयोग के बारे में पढ़ चुके हैं आप, वित्तीय आपातकाल नहीं पढ़े तो ये भारतीय नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में पढ़े हैं। तो आप ये दो अगर पा जाएंगे ना, आयोग के द्वारा पूछे गए, तो आप तब भी मिला लेंगे। अगर दो नया देगा दो पुराना देगा तो आप तब भी मिला लेंगे। तो इसलिए पीवाई को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। और ये जो सारे क्वेश्चन सब यूपीपीसी से पूछा गया है, तो इसलिए काफ़ी बेनिफिट होगा। तो यही सब बस रटिएगा, बाकी 395 अनुच्छेद रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हो, जैसे कोई न्यूज में हो, जैसे हमारा अविश्वास प्रस्ताव के बारे में था कि लोकसभा अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है, तो वो जिक्र में था। राष्ट्रपति हमेशा जिक्र में रहते हैं, प्रधानमंत्री के कार्यों के बारे में रहता है, निर्वाचन आयोग के बारे में रहता है, तो उनके कार्यों को देखना है। लोक सेवा आयोग हमारा हमेशा न्यूज में रहता है, तो इन लोगों के बारे में देखना है, उनका आर्टिकल क्या है, महाधिवक्ता के बारे में देखना है। तो यही सब आपका इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद पूरा अनुच्छेद रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस यही पढ़ लीजिएगा। और जहाँ जो डाउट लगे उसको लिख लीजिएगा, लिख के बार बार देखेंगे तो आपको मिलेगा जरूर, 100% है। तो चलिए, तो करते हैं हम। भारत की जो संचित निधि है वह किसमें जिक्र किया गया है, किस आर्टिकल में? और वित्त आयोग के बारे में कहाँ है, तो आर्टिकल 280। चलो मान लो हमको ये संचित निधि नहीं मालूम था, ठीक है, वित्त आयोग मुझे पता है तो 280 मैंने मिला दिया। वित्तीय आपातकाल के बारे में मुझे पता है तो हमने 360 मिला दिया, ठीक है। हमको बी का 3, बी में 3 मिल गया। और मैंने देखा कि सी का 2 मिल गया, बाकी कहीं नहीं दिख रहा है, तो हम अपना इसी चले जाएंगे, ठीक है। अब जानते हैं कि भारत की जो संचित निधि है अनुच्छेद 266 में जिक्र किया गया है, और भारत के जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है उनका अनुच्छेद 148 में। तो ऐसे ही हल करिएगा आप लोग एग्जाम हॉल में भी, चारों कोशिश मत करिएगा, दो पकड़िएगा कि हमको 2 आ रहा है बस। आगे हमारा है, ये भी आपको मिलान करना है। चलिए अब आप लोग मिलान करेंगे। तो संवैधानिक संशोधन के बारे में दिया गया है। वित्त आयोग आपको पता हो गया है 280, देखिए बार बार पूछ रहा है। वित्तीय आपात के बारे में 360, अखिल भारतीय सेवाएं 312, और जो संवैधानिक संशोधन है वो हमारा 368। फिर आपको मिलाना है, संस्थान दिया है, अनुच्छेद दिया है। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आपका किसमें है, तो 148 में। वित्त आयोग आपका फिर वही 280, प्रशासनिक अधिकरण के बारे में 323A, संघ लोक सेवा आयोग 315। देख रहे हैं ना, अब याद हो गया धीरे धीरे। अब धीरे जैसे बढ़ते जाएंगे ना तो आपको सीधे माइंड तुरंत क्लिक करेगा आपका। अब बताना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है आपका। अंतर राज्य परिषद के बारे में दिया गया है, वित्त आयोग, प्रशासनिक न्यायाधिकरण, संघ लोक सेवा आयोग, कौन सुमेलित नहीं है, जबकि ये पूरा सही दिख रहा है हमको। अंतर राज्य परिषद आर्टिकल 263 के बारे में बताया गया है, वित्त आयोग 280, प्रशासनिक न्यायाधिकरण 323 क में है, और संघ लोक सेवा आयोग 315 में है। तो ये हमारे सारे विकल्प सही हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे भी वही है, मिलान करना है आपका। अनुच्छेद 26 में बारे में बताया आपको, तो अनुच्छेद 26 है क्या, तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 40 क्या है, तो आपका ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में है। अनुच्छेद 98 क्या है, तो संसद का सचिवालय के बारे में है। और अनुच्छेद 239 किसके बारे में है, तो संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है। अनुच्छेद 239 संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में है। अनुच्छेद 98 हमारा संसद का सचिवालय के बारे में है, ठीक है, ये ध्यान देना आपको। अगला हमारा है कि कौन सही सुमेलित है, आपको बताना है। अनुच्छेद 17, मतलब सही सुमेलित बताना है, ठीक है। तो अनुच्छेद 17 ये गलत है आपका, न्याय की समझ समानता गलत। अनुच्छेद 78 जो है संसद के गठन के बारे में है, ये भी गलत। अनुच्छेद 192 संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते के बारे में, ये भी गलत। अनुच्छेद 352 जो है आपात स्थिति की घोषणा करता है, ये हमारा राइट आंसर। अब थोड़ा ये भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 17 आपको पता ही है। अनुच्छेद 18 राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री का जो कर्तव्य है वो है। अनुच्छेद 192 में क्या है, तो राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय के बारे में बताया गया है, तो आपको यह ध्यान देना है। अब चलते हैं संविधान के अनुच्छेद और प्रावधान। 215 किसके बारे में है, 222 किसके बारे में है, तो ये ऑप्शन दिख नहीं रहा थोड़ा सा, और 226 और 227। चलिए तो हम यहाँ देख लेते हैं, आप लोग मिला लीजिएगा, जैसे दोनों इधर उधर है ना। अनुच्छेद 215 बताता है कि उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना है। उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय के बारे में आर्टिकल 215 में जिक्र किया गया है। 222 क्या कहता है, किसी न्यायालय का एक उच्च न्यायालय दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण होगा। और 226 क्या बताता है, रीट के बारे में है, कुछ रीट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति है। और अनुच्छेद 227 है, सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति है। सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति के बारे में बताता है। आगे है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 241 के। अनुच्छेद 241 में भारतीय संविधान के केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान करता है। कुछ देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है।
तो जो अनुच्छेद 239 है संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 240 जो है जो कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियमन बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताता है। और अनुच्छेद 241 है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में है। और 242 को हटा दिया गया है। चलिए अभी आप लोग करिए, हम पढ़ रहे हैं। अनुच्छेद 76, चलिए बताइए। तो अनुच्छेद 76 किसके बारे में है? तो भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 148 किसके बारे में है? तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 75(1) किसके बारे में है? तो केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में है। अनुच्छेद 131 क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार जो है उसके बारे में। तो अगला प्रश्न हमारा है प्रावधान और संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद, ये आपको बताना है कमेंट में। विधि के सम्मुख समानता किस आर्टिकल में है? कार्य करने का अधिकार किस आर्टिकल में है? कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां और बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के कौन से आर्टिकल में जिक्र किया गया है? तो ये आपको बताना है, कमेंट करना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, ये इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। इसमें बताना आपको सही सुमेलित नहीं है। तो 371 का जो है आर्टिकल 371 का नागालैंड राज्य से संबंधित है। अनुच्छेद 371 ख असम से संबंधित है। 371 ग जो है वो मेघालय से संबंधित है। ये गलत है आपका, क्योंकि मणिपुर से है, मणिपुर राज्य से संबंधित है। और 371 जो घ है वह हमारा आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। संविधान के भाग 21 में अस्थायी, अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के बारे में जिक्र किया गया है। तो पहला क्या है कि 371 जो आर्टिकल 371 है वो महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में है। ये विशेष राज्य के बारे में बताया गया है। 371 क जो है नागालैंड और ख जो है असम और ग जो है मणिपुर, घ हमारा आंध्र प्रदेश या तेलंगाना। और 371 अंग जो है हमारा है आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में है। 371 च जो है सिक्किम और 371 छ हमारा मिजोरम और 371 ज अरुणाचल प्रदेश, 371 झ हमारा गोवा के बारे में है, 371 इ हमारा कर्नाटक। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया चुका है पीसीएस में। टॉपिक हमारा है अनुसूचियां। भारत के मूल संविधान में सिर्फ 8 अनुसूचित है उस समय, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो गई हैं। पहली अनुसूची क्या कहता है? राज्य व संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। दूसरी अनुसूची है भारतीय संघ के पदाधिकारियों को जो मिलने वाले वेतन है, भत्ते हैं, पेंशन है आदि का उल्लेख किया गया है। तीसरी अनुसूची भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप को बताया गया है। चौथी अनुसूची क्या है? तो भारत के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों यानी जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पुडुचेरी राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का विवरण बताया गया इसमें। पांचवी अनुसूची में तो अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार पांचवी अनुसूची के अधीन जनजाति भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अंकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। यह आपको ध्यान देना है पांचवी अनुसूची को। छठी क्या है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है। कहाँ कहाँ? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में। ये चारों राज्य आपको ध्यान देना है। सातवीं, केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। इसमें 3 सूचियां बनाई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कुल 97 विषय हैं। वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 98 का उल्लेख है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संघ को है। और जो राज्य सूची के विषय हैं कुल 66 है और वर्तमान गणना की दृष्टि से देखेंगे तो 59 है, और इस पर कानून बनाने की शक्ति राज्य को रहेगा, जिन पर कानून जो बनाएगा वो राज्य बनाएगा। समवर्ती सूची में कुल 47 विषय हैं और गणना की दृष्टि से देखेंगे तो कुल 52 है, जिन पर कानून बनाने का अधिकार संघ और राज्य दोनों को है। पुलिस, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे पुलिस, कारागार, पंचायती राज एवं भूमि सुधार, ये राज्य सूची के विषय हैं। जो राज्य सूची के विषय हैं इनको आपको ध्यान देना है कि इसमें कौन कौन से आते हैं, जो पुलिस, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे पुलिस जो होते हैं। ऐसा नहीं है कि रेलवे पुलिस मार दें संघ में, तो कारागार, पंचायती राज, भूमि सुधार, ये सब राज्य सूची के विषय हैं। रेडियो और टेलीविजन, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे एवं निगम कर संघ सूची के विषय हैं। आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह, विवाह विच्छेद यानी तलाक एवं गोद लेना, यह क्या है? यह सारे विषय हमारे समवर्ती सूची के विषय हैं। तो ये आपको याद करना है, सारे इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से चार्ट हो दे देगा, पूछे कौन राज्य सूची का विषय है, तो कन्फ्यूजन ना हो, ये याद होना चाहिए आपको पूरी तरह से। 8वीं अनुसूची है, इसमें भारतीय संविधान द्वारा वर्तमान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूलतः इसमें 14 भाषाएं थी पहले। 1967 में सिंधी को 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। वर्ष 1992 में कोंकणी, नेपाली तथा मणिपुरी को 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। कौन कौन सी भाषा को? तो कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी।
शॉर्ट फॉर्म में नमक याद कर लेना, नमक। न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी। वर्ष 2004 में संथाली, डोगरी, मैथिली तथा बोडो को 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया था। यानी 92वां संविधान जो संशोधन था हमारा 2003 में लाया गया था, तो उसमें जोड़ा गया था आपका संथाली, डोगरी, मैथिली तथा बोडो को। 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। और 9वीं अनुसूची क्या है, तो विशिष्ट अधिनियमों विनियमनों का विधि मान्यकरण 9वीं अनुसूची में बताया गया है। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा संविधान में शामिल 9वीं अनुसूची को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। ये भी ध्यान देना है कि 9वीं अनुसूची कब आया था, तो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951। वर्तमान में 1 मई 2024 की स्थिति के अनुसार इस अनुसूची में 282 अधिनियम है, ये ध्यान देना है। 10वीं अनुसूची क्या है, तो दल बदल परिवर्तन के आधार पर निरर्थता के बारे में उपबंध किया गया है। इसको 52वें संविधान संशोधन 52 संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। किसको, तो दल बदल कानून को। इस अनुसूची में 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा अपेक्षित संशोधन किए गए थे। और देखते हैं अगला हमारा है कि 11वीं जो हमारा 11वीं अनुसूची है उसमें पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व आदि के बारे में उपबंध किया गया है। इसको जोड़ा गया था आपका 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में संविधान में शामिल किया गया। इस अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित 29 विषय दिए गए हैं। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व के बारे में बताया गया है। और इसको जोड़ा गया था आपका 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा। इसमें शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित 18 विषय हैं। वहाँ कितने विषय थे, तो 29 विषय थे और शहरी वाले में 18 विषय। अब आते हैं अपने प्रश्नों पे और आपके दिमाग में आंसर आना चाहिए, ठीक। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं, तो कुल कितनी है, 12। और मूल संविधान के अनुसार पूछा जाएगा तो 8 मार्क। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां। चलो आगे चलते हैं। आगे हमारा है निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। भारत के संविधान में 20 भाग हैं, तो गलत। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं, 395 हैं, ये भी गलत। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, तो ये बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन 3 यानी सी। आगे हमारा है कि भारतीय संविधान की निम्न में से अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है, तो आपको पहली अनुसूची क्या कहता है, राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में तथा उनके राज्य क्षेत्र विस्तार का ब्यौरा दिया गया है। किसमें, तो पहली अनुसूची में। दूसरा क्या है आपका, तो वेतन के बारे में बताया गया है। तीसरे में क्या है, शपथ ग्रहण के बारे में है। चौथी क्या है, राज्यसभा के स्थानों का आवंटन के बारे में है। यदि भारत के संघ एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित किन अनुसूचियों में किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए, तो वह हमारा है पहली अनुसूची। आगे है कि भारत के संविधान की चौथी अनुसूची क्या है, तो राज्यसभा में स्थानों के आवंटन के बारे में है। याद हो गया होगा आपको। चलिए, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची क्या है, तो संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, बिल्कुल सही। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, ये भी सही है। भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप, ये गलत है, इनका अलग से प्रावधान किया गया आर्टिकल में, ठीक है। और संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, तो आपका 1, 2, 4 सही है, तीसरा आपका गलत है। अगला प्रश्न हमारा है, मिलान करना है आपको। तृतीय अनुसूची शपथ से है। चतुर्थ क्या है, तो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन के बारे में है। 7वीं क्या है, तो राज्य, संघ और समवर्ती सूची के बारे में है कि कौन किस पे विधि बना सकता है। 8वां क्या आपका भाषाओं से संबंधित है। पूछा गया है कि सुमेलित नहीं है, तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथी, ये सही है आपका। शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में है। अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन जो है वह 6ठी अनुसूची में है, ये आपका गलत है। संघ सूची 7वीं अनुसूची में है, ठीक। 6ठी में क्या है, जो बताया था आपको 4 राज्य के बारे में, उनके प्रशासन के बारे में, ठीक है। कौन कौन से राज्य थे उस समय, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन से संबंधित है, न कि अनुसूचित क्षेत्रों से, आपको ध्यान देना है। आपको ये मिलान करना है, चलो मिलान करते हैं हम लोग। चौथा क्या आपसे, तो चौथा को पता है राज्यसभा। 9वां क्या है, भूमि सुधार से संबंधित विषय है। 6ठा आपका क्या है, तो जनजातीय क्षेत्रों के बारे में, प्रशासन के बारे में है। 8वां क्या है आपका, भाषा से संबंधित है। तैयार हो गया आपका। चलिए, फिर आपको वही करना है। 7वीं क्या है, तो विधायी शक्तियों का वितरण के बारे में है। चलिए, 8वीं क्या है, तो भाषाएं के बारे में है। 9वीं क्या है,
तो कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण है। 10वीं क्या है आपका? तो दल बदल अधिनियम के बारे में है, जो दल बदल कानून है उसके बारे में। अगला हमारा है फिर मिलान करना आपका। तो 7वीं क्या है? तो संघ राज्य और समवर्ती सूचियों के बारे में दिया गया है। 8वीं क्या है? तो भाषाएं है। 9वीं क्या है आपका? तो ये कुछ अधिनियम और विनियमों का सत्यापन। 10वीं क्या आपका? तो दल बदल कानून। अब तो तैयार हो गया होगा ना? चलिए, तो ये बताइए आप लोग कौन सा सुमेलित नहीं है? तो तीसरी अनुसूची आपको पता है कि शपथ से संबंधित है। 10वीं क्या है? तो दल बदल कानून है। 8वीं क्या है? भाषाएं हैं। 9वीं क्या है? राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। नहीं, ये गलत है। ये किस में था? राज्यसभा में सदस्यों का आवंटन चौथा। भारत के संविधान में किस अनुसूची के अधीन जनजाति भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अंकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? तो वह है हमारा 5वीं अनुसूची में। एक जजमेंट आपका देख ले रहे हैं। वर्ष 1997 में सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ ने समथा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य व अन्य के बाद में निर्णय देते हुए ये केस थोड़ा याद करिएगा, समथा देते हुए कहा था कि जनजाति भूमि को राज्य सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा निजी खनन कंपनियों को पट्टे पर दिया जाना संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत अंकृत और शून्य घोषित होगा। ये जजमेंट आपको ध्यान देना है। आगे है अगला प्रश्न हमारा है कि यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इसके परिणाम को सर्वोच्च रूप से मतलब सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित किया जाता है, मतलब प्रतिबिंबित करता है? तो इससे जनजाति लोगों की जमीनें गैर जनजाति लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी। तो ये आपका ऑप्शन ए सही है। 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? तो वह अनुसूचित जनजाति के। आगे है भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो वह है हमारा 5वीं। 9वीं आपका भूमि। 7वीं आपको पता है समवर्ती संघ राज्य सूचियों से संबंधित है विषय। तीसरा आपको पता ही है, तीसरा बताइएगा तो कमेंट करके। आगे भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची 6ठी अनुसूची के उपबंध में निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? तो अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए है, तो ये बिल्कुल सही है। राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए, तो ये गलत है। पंचायतों की शक्तियां, ये भी गलत है। सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण, ये गलत है। तो आपका ऑप्शन ए सही है। आईएएस में पूछा गया 2015 में। आगे है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? 4 राज्य बताइएगा। तो कौन से बताए थे आपसे? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये ध्यान देना है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, न कि मणिपुर आए ऑप्शन में मार दें, ठीक है, ध्यान देना है, न कि नागालैंड। आपको ये 2 राज्य देख के कन्फ्यूजन करेगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया वही चीज़। तो अनुसूची 6 में कौन सा राज्य, मतलब जो अनुसूची 6 है इसमें से किस राज्य पर लागू नहीं होता है वो पूछा आपसे। तो आपको बताया था ना, मणिपुर। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो वह है हमारा मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और एक राज्य और है असम। तो यहाँ 3 दिया है तो हमको 3 बताना है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में, चलो ये फिर बताना है, तो वही है कि बताए थे ना किस राज्य में लागू होते हैं। 6ठी अनुसूची प्रावधान में किस राज्य में लागू होते हैं? तो त्रिपुरा। चलिए आगे है हमारा अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना आपको। तो भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करता है, तो ये बिल्कुल सही। अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करना होता है, तो ये भी सही ऑप्शन। तो आपका 1 और सी दोनों सही है। आगे है कि भारत में अनुसूचित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र की अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचना राष्ट्रपति के एक आदेश के माध्यम से होती है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि आपका जो अनुसूचित क्षेत्र के रूप में बनने वाली सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई जिला होती है और सबसे छोटी इकाई ब्लॉक में गांवों का समूह होता है। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री से अपेक्षित है कि वे राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों प्रशासन के विषय में केंद्रीय गृह मंत्रालय को वार्षिक प्रतिवेदन दें। तो उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? तो इसमें से 2 सही हैं। कौन कौन से? तो आपका जो है पहला और दूसरा। यहाँ राज्य के मुख्यमंत्री से कोई मतलब नहीं है। किसी क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचना राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से ही होती है। और दूसरा, अनुसूचित क्षेत्र के रूप में बनने वाली सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई जिला होती है और सबसे छोटी इकाई ब्लॉक के गांव का समूह होता है। आगे हमारा है कि भारत के संविधान के संदर्भ में यदि 5वीं अनुसूची के अधीन किसी राज्य में कोई क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है तो क्या होगा? ऐसे राज्य क्षेत्रों जहां राज्य सरकार अपनी कार्यपालिका शक्ति खो देती है और एक स्थानीय निकाय पूर्ण प्रशासन ग्रहण कर लेता है। नो, गलत है ऑप्शन। संघ की सरकार कतिपय परिस्थितियों में राज्यपाल की सिफारिश पर ऐसे कार्य क्षेत्रों के पूर्ण प्रशासन को अपने हाथ में लेती है, ये भी गलत। न तो 1 सही न तो 2। आगे स्वायत्त जिला के बारे में पूछा है कि कौन से सही हैं। तो प्रत्येक स्वायत्त जिला परिषद में 30 सदस्य होते हैं, बिल्कुल।
स्वायत्त जिला परिषद के 24 सदस्य मतदान के द्वारा चुने जाते हैं तथा 6 जो होते हैं राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। असम के स्वायत्त जिलों में भारतीय संसद द्वारा पारित कानून को निर्देशित करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। तो 1-3 आपका सही है, दूसरा आपका ऑप्शन गलत है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। छठी अनुसूची अनुच्छेद 244 खंड 2 के तहत 4 पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। इस अनुसूची के पैरा ए के तहत इन राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के लिए स्वायत्त जो जिलों का प्रावधान किया गया है और राज्यपाल को स्वायत्त जिलों को व्यवस्थित और पुनर्गठित करने का अधिकार है, राज्यपाल को है, ठीक है, न कि मुख्यमंत्री को। क्या दिया था वहां पे? तो किसको है? तो राज्यपाल को है। पैरा 2 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक स्वायत्त जिले में एक जिला परिषद होगी जो 30 से अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिनमें से 4 जो होंगे 4 से अधिक जो होंगे व्यक्ति राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाएंगे और शेष वयस्क मताधिकार पर निर्वाचित किए जाएंगे। इस अनुसूची के पैरा 12 के तहत असम के स्वायत्त जिलों में भारतीय संसद द्वारा पारित कानून को निर्देशित करने का अधिकार जो होगा वह राज्यपाल के पास होगा। तो ये आपका ऑप्शन 3 सही था, 1 और 3। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान जो है शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? तो राज्य की डीपीएसपी जो है, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, पंचम अनुसूची, छठम, सप्तम, ये आपका चारों मतलब पांचों सही है। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधायी सूचियों का प्रावधान है, तो किसमें है? तो 7वें में। यहाँ आपको मिलान करना है, संघ सूची में कितने विषय हैं, राज्य सूची में कितने विषय हैं और समवर्ती विषय में कितने सूची हैं, तो मिलान करके आप कमेंट बताना है। आगे है कि भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है, आर्थिक योजना यानी समवर्ती सूची का विषय है ये। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो आपका समवर्ती विषय पढ़े थे हम लोग। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो समवर्ती सूची। आगे है कि समवर्ती सूची का विषय है, पूछा गया आपसे, पुलिस है कि आपराधिक मामले हैं कि विदेशी मामले हैं कि रेडियो और टेलीविजन, ये संघ है और पुलिस किसमें आता है? तो राज्य सूची का विषय है ये। तो बचा कौन? आपराधिक मामले। अगला प्रश्न हमारा है कि कौन सी मत जो है भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो है ये हमारा समवर्ती सूची का विषय है। लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता जो है, प्रति व्यक्ति कर और निखात निधि जो है ये हमारा राज्य सूची का विषय है। चलिए ये बताइए, आपको विषय दिए गए हैं, बताना है कि विषय विचार करना है और कौन सा विषय समवर्ती सूची का है। वन्य जीवों की सुरक्षा, कृषि पर आय, विद्युत उपभोग तथा बिक्री पर कर, मूल्य नियंत्रण। चलिए बताइए कौन इसमें समवर्ती सूची का विषय है? तो वन्य जीवों की सुरक्षा एक ये है और आपका मूल्य नियंत्रण आपका एक ये है, ये आपका दोनों क्या है? तो समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती सूची। और कृषि पर आय जो है ये राज्य सूची का विषय है और विद्युत उपभोग और बिक्री कर जो आपका ये है ये भी राज्य सूची का विषय है, वो दोनों लिख लीजिएगा। भारतीय संविधान की जो समवर्ती सूची में शामिल है तो व्यापार एवं वाणिज्य, सामानों में मिलावट, उत्तराधिकार, तो आपको बताना है कौन सा सही है। खाद्य पदार्थों और अन्य माल का जो मिश्रण होता है, जो मिलावट होता है, वह किसमें आता है? वह आता है हमारा समवर्ती में और उत्तराधिकार जो है ये भी हमारा समवर्ती में आता है। कौन सा सुमेलित नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता राज्य सूची का विषय है, जनगणना संघ सूची का विषय है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन यह द्वितीय अनुसूची के बारे में है, तो ये आपका गलत है। दल बदल 10वीं अनुसूची में आता है, तो ये कौन सा है? तो ये 4थी अनुसूची। आगे हमारा है कि समवर्ती सूची के बारे में पूछा गया है, ठीक है, विषय दिया गया आपसे, पूछा गया कि कौन सा समवर्ती सूची में है। कृषि, शिक्षा, रक्षा, पुलिस, तो जो शिक्षा हमारा है ये हमारा समवर्ती सूची का विषय है। अगला है शिक्षा, जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। पहले ये जो शिक्षा था, जो एजुकेशन था, वो पहले राज्य सूची का विषय था, लेकिन उसको मतलब बदला गया, उसको संविधान संशोधन के माध्यम से उसको समवर्ती सूची के अंतर्गत लाया गया। तो किस संविधान संशोधन के अंतर्गत लाया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के किस संशोधनों में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में रखा गया? पहले ये भी जो वन थे ये भी क्या था? राज्य सूची का विषय था, लेकिन बाद में इसको समवर्ती में लाया गया, तो 42वें संविधान संशोधन में। फिर आपको पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। एक जगह विषय दिया है, सूची दिया है। वन समवर्ती सूची, शेयर बाजार ये गलत है, शेयर बाजार तो आपका संघ सूची में आएगा, आपका सही हो गया। डाकघर बचत संघीय सूची का है, जन स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। चलिए ये आपको मिलान करना है 42वां, ठीक है, अब इतना तो पता चली गया होगा। अच्छा, जो अवशिष्ट विषय होते हैं ना, वो आते हैं आपका, जो अवशिष्ट विषय है जैसे, तो ये अंतरिक्ष अनुसंधान जो होते हैं ये अवशिष्ट विषय के अंतर्गत आता है
बस इतना ध्यान दीजिएगा, बाकी आप मिलाइए, बताइएगा कमेंट करके। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? बैंकिंग, बीमा, जनगणना, गैस। तो जो गैस है इसका उल्लेख नहीं है। क्या पूछा है? 7वीं संघ सूची में निम्नलिखित में किसका उल्लेख नहीं है? तो गैस का। चलिए, किस विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? तो रक्षा, रेलवे, वैदेशिक मामले, कृषि। तो कृषि नहीं है आपका, कृषि हमारा राज्य सूची का विषय है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में जो आता है विषय उसके बारे में पूछा गया है। तो विद्युत दिया है, वन दिया है, रेलवे पुलिस दिया है और शिक्षा दिया है। तो रेलवे पुलिस जो है यह राज्य सूची का विषय है, आपसे बताया था, यह ध्यान देना है, ऐसा ना हो कि संघ सूची मार दें। ठीक है, आगे है कि राज्य सूची में है रेलवे पुलिस, पहले ही पढ़ लिए थे। पंचायती राज निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? तो पंचायती राज जो पूछा गया है यह हमारा राज्य सूची का विषय है। कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची समवर्ती सूची में शामिल है? तो दंड प्रक्रिया जो है वह हमारा किसमें है? तो समवर्ती सूची, समवर्ती सूची 3rd में दंड प्रक्रिया को शामिल किया गया है। विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो समवर्ती सूची के अंतर्गत। आगे है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किस सूची एवं प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है? तो पूछा है आपका, तो आपका ऑप्शन होगा 1 और सी। इसको थोड़ा देखते हैं, हम समझते हैं क्या है ये। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची सूची 1 संघ सूची की प्रविष्टि 72 संसद के लिए, राज्यों के विधानमंडलों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन आयोग तथा सूची जो सेकंड कहता है वह राज्य सूची की प्रविष्टि 37 जो कहता है संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है। तो निर्वाचन का पूछा है तो प्रविष्टि संख्या 37 भी है और सूची 1 प्रविष्टि जो आपका 72 है ये भी है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा नहीं यूपीपीसीएस, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए बस। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो 7वीं। किसमें है? तो 7वीं। भारत के संविधान के अनुसार ने कौन सा कथन सही पूछा है? अंतरराज्यीय व्यापार वाणिज्य राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय है। तो गलत। अंतरराज्यीय प्रवासन राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय है, ये भी गलत। अंतरराज्यीय संगरोध संघ सूची के अधीन एक संघ विषय है, बिल्कुल सही। भूमि सुधार किसके अंतर्गत आता है? तो आपका किसके अनुसार? तो राज्य सूची। भूमि सुधार किसके? तो राज्य सूची, याद कर लेना आप लोग। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? तो नेहरू जी के। आईएएस प्री 2019 पूछा गया है। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया था। राज्य भूमि सुधार यानी 9वीं अनुसूची में पूछा गया ना, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया था। तो इसमें तो 9वीं अनुसूची बनाई गई थी। आगे है कि भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। तो बिल्कुल सही। 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता, ये गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उसमें एक केस है, वर्ष 2007 के सर्वोच्च न्यायालय ने IR कोहेलो बनाम तमिलनाडु के मामले में निर्णय देते हुए कहा था कि संसद को 9वीं अनुसूची में विधि विशेष को प्रविष्टि करने की शक्ति प्रदान की गई है, किंतु यह न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है, यानी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, ये आपको ध्यान देना है। कोहेलो केस जो है भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? तो 9वीं। दल बदल किससे संबंधित है? तो आपका 10वीं अनुसूची संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, ऐसा तो पढ़ ही चुके हैं अब। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, फिर वही क्वेश्चन, चलो आगे। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध दिमाग में आ गया होगा उत्तर। अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून रखा गया है किसमें? तो 10वीं। संविधान की 11वीं अनुसूची किसके बारे में है? तो पंचायती राज। कुल 29 विषय हैं। अच्छा, ये विषय याद कर लीजिएगा, यूपीपीसीएस अब थोड़ा विषय भी जा रहा है। तो विषय कौन कौन से हैं? तो मत्स्य उद्योग, पेयजल, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, सार्वजनिक वितरण प्रणाली इत्यादि शामिल किए गए हैं, जिसके संदर्भ में राज्य विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों को योजना बनाने, उसके क्रियान्वयन हेतु शक्तियां, अधिकार एवं उत्तरदायित्व प्रदान कर सकता है। ये आपको ध्यान देना है, कौन कौन से विषय हैं। पंचायतों को सौंपी जा सकने शक्तियां, अधिकार, जिम्मेदारियां की सूची दी गई है, तो किसमें? तो 11वीं अनुसूची में। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची के में कुल कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। तो इस प्रकार से हमारा अनुसूचियां समाप्त हो गई। तो कैसा लगा आप लोगों को पढ़ के? अच्छा लगा होगा, आशा करते हैं कि आप लोगों को बढ़िया लगेगा। और इसका ये जो घटना चक्र है ना, इसका मुहिम का फायदा उठाइए आप लोग, इसलिए कि सारा क्वेश्चन PYQ है, इससे पता भी चलेगा ना कि आपको पढ़ना क्या है।
और छोड़ना क्या है। जैसे आप देख रहे होंगे कि यूपी पीसीएस मेंस, अच्छा पीसीएस से देखेंगे तो साधारण क्वेश्चन रहते हैं एकदम एकदम मतलब साधारण सा, अच्छे क्वेश्चन रहेंगे, बस कंफ्यूजन क्रिएट करेगा आपको, ठीक है। तो आपको यहीं पढ़ने का मौका मिलेगा अच्छे से, यही अगर पढ़ लिए ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है आपको, मतलब लक्ष्मीकांत उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एक बार खाली बेसिक तैयार रहे आपका बस, समझ रहे हैं ना, घटना चक्र बहुत बहुत अच्छा है मतलब। तो चलिए मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए बिना किसी प्रेशर के।